देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर पीडब्ल्यू के यकीन 2.0 से पढ़ा होगा, लक्ष्य से पढ़ा होगा, अर्जुना से पढ़ा होगा या फिर किसी भी और बैच से पढ़ा होगा। अब तो नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और आपने देखा होगा कि आपके ही बैच से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे। जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो हम बैच पे डाउट करने लगते हैं, टीचर्स पे डाउट करने लगते हैं। खुद पे कभी डाउट नहीं करते कि यार हम में ही कोई कमी रह गई होगी कि हम सेलेक्ट नहीं हुए। अब आप बोलोगे कि भैया वो लोग तो टॉपर्स थे, हम एवरेज हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये आपने पढ़ा होगा कि 99.9% ऑफ द ह्यूमन डीएनए इज सेम, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन से इंसान बने हैं वो 99.9% सेम होता है, बस 0.1% का डिफरेंस होता है। तो आप में और किसी टॉपर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जो टॉप 50 या 100 में आते हैं उनका दिन होना चाहिए और कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर सेलेक्ट होने के लिए कुछ स्पेशल नहीं होना पड़ता। एटलीस्ट आप सिलेक्शन इतना तो मार्क्स ला ही सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया मैं तो एवरेज हूँ, ऐसा एवरेज वगैरह कुछ नहीं होता। नीट, अगर आपको बस नीट में सेलेक्ट होना है ना, यानी बस एग्ज़ाम क्लियर करके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, आपके बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते कि आपने कितने मार्क्स लाए थे। बस आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, यानी इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, और आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो देखो, आप ये मत सोचो कि आप एवरेज हो या फिर वो टॉपर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं। टॉपर्स उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, और अगर आप अपना तरीका नहीं बदलोगे जिससे आप पढ़ रहे थे, तो आप वापस फेल हो जाओगे, वापस आपकी कंडीशन वही हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि अगर कुछ चेंज नहीं करते हैं ना, तो कोई चेंज नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आपको लगता है आप किसी की भी स्ट्रैटेजी जाके जान लोगे, किसी की स्ट्रैटेजी वीडियो या कुछ भी देख लोगे और आपसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनने लगेंगे? आप जानते हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बता रखा है, मैं वापस बताता हूँ। अगर आपको फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस के साथ फाइट करना पड़ेगा। कैसे करना है? देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ पे आप में लिमिटेशंस होती हैं। टीचर स्पीड से पढ़ाते हैं और वो अगर इरेज करके चले जाएंगे अगर आपने नहीं लिखा। पर ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा है नहीं। जब भी आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो बेसिकली, तो आपको वीडियो पॉज करना है। जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जाके उसका सॉल्यूशन देखना है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप चेंज करोगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। लास्ट संडे को पीडब्ल्यू के यकीन 2.0 में फर्स्ट टेस्ट था और आप किसी भी बैच में इनरोल्ड हो, उसमें अब पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट हो गई होगी। हमें लग रहा है ना कि नीट अभी ही हुआ है, पर ऐसा है नहीं। ऑलरेडी 3 महीना लेट हो चुका है। अब नीट के लिए 9 ही महीने बचे हैं अराउंड, और लास्ट के 4-5 महीने में सब पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, जिनका सिलेक्शन होना होता है, जिनका नहीं होना होता है। जो लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा इस साल की बहुत फ्रेशर्स थे जिनका टॉप रैंक आया। ड्रॉपर्स का रैंक क्यों नहीं आता? क्योंकि ना आपको भले कुछ कुछ बताया जाए, पर असल कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई 11th 12th में है, तो 12th वाला वो क्या है, 11th खत्म होगा फरवरी मार्च में, अभी 12th खत्म करने वाले होंगे वो अगस्त सितंबर तक। उसके बाद वो रिवीजन करेंगे और उनका ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स आएगा। अगर कोई बच्चा 12th दिया होगा तो उसको पता होगा कि अगर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसने मार्च के बाद से अब तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा नीट के लिए, तो वो आपसे हमेशा आगे होगा। मैं जानता हूँ आपने वापस से नीट दिया था, तो आप में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एज है, पर जैसे जैसे आप डिले करते जाओगे चीज़ों को, चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। स्टार्टिंग में फ़्लो नहीं बनता है, एफिशिएंसी नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, पर जितना आप चीज़ों को डिले करते जाओगे, ये चीज़ें उतने दिनों के बाद आएंगी। एक दो वीक आपको कम एफिशिएंसी के साथ खुद के कम, मतलब बिना कॉन्फिडेंस के पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब आप 1-2 वीक पढ़ लोगे, उसके बाद आप में फ़्लो, कॉन्फिडेंस और आपकी एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस, उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी। अभी आप यूट्यूब पे देखोगे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी अगर आप होगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम।
पर देखो आप उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते हो। मैं सीरियसली पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, आपके कंट्रोल में आपकी पढ़ाई है। अच्छे से आप पढ़ाई करो। अगले साल भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। जैसा भी सिस्टम है, हमें इसी सिस्टम के थ्रू होके जाना है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज़ आपको वो तरीका बताता हूँ, यानी प्रोसेस जो मैंने फ़ॉलो किया था हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसको आप फ़ॉलो करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो नेक्स्ट ईयर, या सेलेक्ट हो सकते हो नीट में। तो स्टार्टिंग विद फिज़िक्स, देन फिर केमिस्ट्री और फिर बायो बताऊँगा। सबसे पहले फिज़िक्स, मैंने एमआर सर से पढ़ा था। और मैं अभी बता देता हूँ, अगर आपने सलीम सर या फिर किसी और टीचर से पढ़ रखा है और 50 to 60% सिलेबस कर रखा था लास्ट ईयर, या फिर नोट्स बना रखे हैं, तो आप उसी टीचर के साथ कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब 9 महीने बचे हैं आपके पास नीट के लिए, और हर एक टीचर का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। एक तो आपके पास टाइम कम है, और अगर आप टीचर चेंज करोगे तो आप जो चैप्टर पढ़ोगे वो आपको नया लगने लगेगा। ऐसा होगा ना कि आप उस चैप्टर को हर एक टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, तो वो फार्मूला आपको नया लगने लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप टीचर मत चेंज करना। आपने 50-60% लास्ट ईयर पढ़ा था, मतलब वो टीचर अच्छे ही होंगे। और आप देख सकते हो ना, हर बैच से ही सिलेक्शन होता है, जो भी टीचर फेमस है उससे। मतलब आपने अपने साइड से कुछ चीज़ें नहीं करी जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो खुद पे काम करना है, ना कि टीचर पे डाउट करना है। ट्रस्ट करिए आप जिस भी टीचर से पढ़ रखा है उनसे। नाउ मैंने एमआर सर से ही फिज़िक्स क्यों पढ़ी, तो उसके लिए मैं 2 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है, एमआर सर बहुत सारे डायरेक्ट मेथड पढ़ाते हैं। वो नीट के लिए प्रॉपर टीचर हैं जो 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ग्रेविटेशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला एक क्वेश्चन होता है। जैसे नीट 2026 में जो आया था, किसी ऑब्जेक्ट को h=r सरफेस ऑफ अर्थ से r हाइट पे रख दिया, और बताओ चेंज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें हम COM लगा सकते हैं, और 2 मिनट में हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 3 मिनट में। पर एमआर सर ने डायरेक्ट, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता होगा, डेल्टा U = mgh डिवाइड बाय 1 + h/r। h की जगह r लिखो, mgh/2 डायरेक्ट आंसर मिलेगा 15 सेकंड में। तो यही बात है ना। और ये तो एक एग्जांपल हुआ। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल जहाँ पे आप COM लगा के बनाओगे। जैसे मान लो स्पीड जो ऑब्जेक्ट को दिया है, वेलोसिटी गिवन इज ग्रेटर देन v एस्केप है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा इसके मतलब इन्फिनिटी पे कुछ स्पीड ले लेगा। इस पर COM लगा सकते हैं, पर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगता है कि v@∞ = v गिवन का स्क्वायर - v एस्केप का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लो एस्केप स्पीड से कम दिया, तो किसी भी h हाइट पे जाके रुक जाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा। तो h कितना होगा, h = r डिवाइड बाय v एस्केप का स्क्वायर डिवाइड बाय v गिवन का स्क्वायर -1। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो सर ने डायरेक्ट बता रखे हैं, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ टीचर बोलते हैं कि यार मैं बिल्कुल नहीं रट पाता, पर नहीं, नीट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप बिना याद किए, आपको याद करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। जैसे कुछ क्वेश्चन जो कुछ 50-60% क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप बना सकते हो, वो बना लो, क्योंकि नीट इज़ अ गेम ऑफ टाइम। तो ऐसा कहना है कि आपको एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट मिलेगा करने के लिए, तो इसलिए मैं उनको प्रेफर करता था। ऑल्सो एमआर सर सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट PYQs जो रेलेवेंट है नीट के लिए, वो फिर NCERT एग्जाम्पलर और JEE मेंस के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, HCV के क्वेश्चन, ये सब क्लास में ही करा देते हैं। तो आपको अलग से बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसीलिए मैंने एमआर सर को चूज़ किया था। बाकी सलीम सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और भी जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा होगा वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनको आप फॉलो करो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला है कि लेक्चर्स कैसे देखने हैं। तो देखो, सबसे पहले लेक्चर के लिए क्या करना है, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, अब आप 2 तरह के बच्चे हो सकते हो। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो आप नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बनाओ, और कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो उसको वापस नोट्स को रीड कर लो। और एक अलग तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर नोट्स बना रखा होगा, या फिर वो मैडीजी यूज़ कर रहे होंगे। तो कोई भी टॉपिक खत्म होता है ना, तो उसका आप थ्योरी पॉज करके पढ़ लो, जहाँ तक सर ने पढ़ा दिया। अब इसको पढ़ लोगे ना, तो आप जो भी क्वेश्चन सर कराने वाले हैं, क्योंकि सर पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, आप पॉज करो, पहले खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अब देखो, इससे क्या होगा, बहुत सारा फ़ायदा होता है। बहुत सारे बच्चों से फिजिक्स बनता ही नहीं है, और जिनसे बनता भी है तो कभी कभी ना वो कहते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता एग्ज़ाम में। तो उसका कारण यही होता है कि आपने गलत तरीके से पढ़ा होता है। देखो क्या करना क्या है, आप वीडियो पॉज करो, जब कोई क्वेश्चन आता है खुद अटेम्प्ट करो। हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना बने, तो नहीं बना तो ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। अगर बना भी, आपने एक पेज में
किसी क्वेश्चन सॉल्व किया और सर ने 2 लाइन में बना दिया, तो फिर आपका दिमाग में वो क्वेश्चन चमकेगा कि यार ऐसे करना चाहिए था। तो ये चीज़ें एट द एंड आपको ये सारी चीज़ें करने आने चाहिए। जैसे सर कुछ क्वेश्चन है मार्क्स स्टार से करा देते हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओ। और ये सब आप तभी सीख पाओगे जब आप पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन को, फिर आपको चीज़ें अपने आप समझ आएगी। फिजिक्स ऐसा नहीं है ना कि आप वीडियोज़ को मूवीज़ की तरह देख लो, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं आएगा। तो ये बात है, फिजिक्स इज आपको थोड़ी फाइट करना पड़ेगा क्वेश्चंस के साथ। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो लेक्चर है ना, उसको जब आप देख रहे होगे तो वीडियो पॉज करके देखना है, मैंने बताया। अब देखो, रिकॉर्डेड लाइव में मैं रिकॉर्डेड प्रेफर करता था, और रिकॉर्डेड और लाइव भी मैं लेक्चर करता था, ऐसा नहीं, पर लाइव लेक्चर को भी रिकॉर्डेड फॉर्म में करता था। कैसे करना है, जैसे मान लो आपका 9 बजे आज क्लास हुआ, उससे पहले ही स्टार्ट होता है, तो आप क्या करो कि आप उस क्लास को 9 बजे आओ और इंटू 1.5 या इंटू 1.75 इंटू 2 आपको जो स्पीड शूट करता है उसके हिसाब से उस लेक्चर को प्ले करो, और जो भी थियरी आती है उसको वीडियो पॉज करके आप रीड कर लो, वापस लेक्चर में चले जाओ। तो इस तरह से आप ऐसा कर लो। और फिर नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज करो और फिर आप खुद से अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को। रफ कॉपी साइड में रखना और उससे अटेम्प्ट करो, और फिर वापस सर का सॉल्यूशन देख लो। मैंने रीज़न बता दिया है कि आप क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको ऐसा करने से। नाउ नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो नोट्स में आपने अगर बना रखा है लास्ट ईयर या फिर मेडीजी है तो फिर आप उसको वीडियो पॉज करके पढ़ते जाओ, अगर नहीं है तो आप नोट्स में थियरी और फॉर्मूले सारे लिख लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अब जब से रीनीट 2026 और नीट 2025 का पेपर हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं टीचर्स लोग, तो इतना क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होता कि आप नोट्स में लिख पाओ। तो जो आपका 10, जैसे मान लो आज 50 क्वेश्चन करा है, तो उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। उस 5 या 10 क्वेश्चन का क्या करना है, आप कॉपी में लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, जो कि कम पड़ेगा आप, तो आप क्या करो, एक ओकेन स्कैनर या फिर कैम स्कैनर करके प्ले स्टोर पे ऐप मिलता है, उसको आप डाउनलोड कर लो, उसमें आप फ़ोटो क्लिक कर लो। अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो, अगर एक डिवाइस है तो आप मम्मी का यूज़ कर लो या फिर किसी से लेके आप क्लिक कर लो, या फिर आप वेब वाला वर्जन में लॉगिन करके आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से आप एक फ़ोल्डर, और ओकेन स्कैनर या कैम स्कैनर में क्या होता है ना, एक फ़ोल्डर बन जाता है, आप यूज़ करके देखना, और उस फोल्डर में आप वापस इमेज ऐड कर सकते हो। उस फोल्डर को रीनेम कर दो जो भी चैप्टर है उसका, उसके हिसाब से, तो आपका वो 10% क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। अब है रिवीजन कैसे करना है। देखो, रिवीजन करने के लिए क्या करना है, जो 10% क्वेश्चन आपने वीडियो पॉज करके छांटा था वो, और जो आपका थियरी है उसके लिए, जैसे मान लो आज आपने लेक्चर 1 करा, फिर आज आप शाम को आधा घंटा आप अलग से रिवीजन के लिए, डेली रिवीजन के लिए निकाल के रखोगे। उसमें क्या करोगे कि आज का जो भी फॉर्मूला या थियरी था उसको, और जो आपने 10% क्वेश्चन निकाल के रखे हैं उनको वापस से करना है, थियरी को वापस पढ़ लेना। कल फिर क्या करना है, लेक्चर 2 आपने देखा, तो कल जब आप रिवीजन वाले टाइम पे जाओगे तो पहले आज वाला लेक्चर 1 रिवाइज करोगे, इसके थियरी और फॉर्मूले बस, और कल जो पढ़ा था उसका थियरी फार्मूला और वो 10% क्वेश्चन। सिमिलरली परसों क्या करना है, लेक्चर 1 2 पहले रिवाइज करना है, फिर लेक्चर 3 रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको डेली रिवीजन करना है। ऑन एन एवरेज एक चैप्टर 5 से 10 लेक्चर में ख़त्म होगा, और एक चैप्टर को आप पढ़ने के दौरान ही 5 से 10 बार रिवाइज कर लोगे, और इससे आपका चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नाउ वन शॉट्स की बात हुई तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, और किनको यूज़ करना चाहिए उस पर भी। अब नाउ रिसोर्सेस, देखो, एक तो सबसे पहला चीज़ है, आपको जो भी क्लास में जो भी टीचर से पढ़ते हो उसका क्लास आपको 100% करना है। जो भी सर करने बोलते हैं उन सबको कर लो। उसके बाद आपको टाइम बचाना है, क्योंकि बचाना ही पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज चीज़ें करनी है। जितना आप कर पाओगे। सबसे पहले है प्रायोरिटी नंबर 1 इज़ PYQs। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि 50 to 60% क्वेश्चन PYQs डिराइव्ड होते हैं। डायरेक्ट PYQs नहीं रिपीट होगा, कुछ एक हो सकता है, पर ज़्यादातर क्वेश्चन वही टॉपिक या कंसेप्ट या थियरी से आता है जो कि ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है। तो जो भी क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाता है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। तो PYQ हो गया। फिर NCERT, आपको सॉल्व एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज दोनों ही करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स क्यों करने हैं, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला सवाल था नीट 2026 में एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो गया था। बैक एक्सरसाइज क्यों करना है, क्योंकि जो लैम्डा पाथ डिफरेंस दिया हुआ था और मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा था वेव रोबोटिक्स का क्वेश्चन एज इट इज़ NCERT के बैक एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, तो इसलिए करना है। और NCERT एग्जाम्पल क्यों करना है, 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन पूछ लिया था, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन, इंक्रीज इन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन जो इस साल नीट में आया है, ये सब एज इट इज़ एग्जाम्पलर का है, तो इसलिए एग्जाम्पलर करना है। और JEE मेंस से तो आप मैं 8-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो ऐसे, मतलब चूँकि JEE मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप कैसे मिल जाएंगे जो JEE मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो ये करना है। JEE मेंस कैसे करना है, तो 26 से चालू करो, 25, 24
23, 22, 21 जितना आप कर पाओ, तो इस तरह से करना है। और जेईई मेंस के क्वेश्चन सर क्लास में भी करा देते हैं जो रेलिवेंट है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो जेईई मेंस को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एमआर सर से पढ़ रहे हो तो बाकी किसी और टीचर से पढ़ रहे हो जो जेईई मेंस के क्वेश्चन नहीं कराते, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी बातें हो गई फिजिक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था। क्यों? क्योंकि सुधांशु सर के नोट्स बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल इन द सेंस वो एक फार्मूला को एक ही बार में लिखाते हैं, और वहीं आप अमित महाजन सर का नोट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक फार्मूला को वो 3 तरह से लिखा देते हैं, एक चीज़। और दूसरा चीज़, सुधांशु सर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ क्लास में करा देते हैं, तो वो दूसरा उनका ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं उनको ये करता था फॉलो। और नेक्स्ट चीज़ की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अब जैसा पेपर आ रहा है नीट में, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब लेक्चर्स कैसे देखने हैं, तो सेम जैसे फिजिक्स में बताया, जैसे आप लेक्चर करने आओ, अगर लास्ट ईयर नोट्स बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा तो आप जैसे कोई टॉपिक ख़त्म होगा तब तक के नोट्स बना लो और वापस उसको पढ़ लो वहाँ उसी टाइम पे। और फिर जब क्वेश्चंस आता है तो पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर ही जाके सॉल्यूशन देखो। क्यों? क्योंकि आप पहले सॉल्यूशन देख लोगे ना, आप कुछ समझोगे नहीं जब, और अगर आप बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आपको चमकेगा दिमाग में, वो दिमाग रेडी हो जाएगा उसके आंसर के लिए। या फिर रॉन्ग हो गया, फिर आपने बहुत लंबी तरीके से बना दिया और सर ने 2 लाइन में बना दिया, तो आपको पता चलेगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। एंड फिर 10% क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे उसको आप फोटो क्लिक कर लो कैम स्कैनर में, और फिर नोट्स कैसे बनाने मैंने बता दिया। अब रीज़न कैसे करना है, तो जो 10% क्वेश्चन आपके आज नहीं बने थे उसको आप आधा घंटा शाम को निकाल के रखो। और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम ही फॉर्मूलेज होते हैं, और फिजिक्स में भी वैसे ही कम फॉर्मूले होते हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लो 10-15 मिनट में, जो भी फॉर्मूलेज वगैरह है वो थ्योरी वगैरह। और जो 10% क्वेश्चन नहीं बने थे उनको आज रिवाइज करना है। मान लो आज लेक्चर 1 करा तो उसका करा, फिर कल लेक्चर 2 करोगे, तो जब रिविजन वाले टाइम पे जाओगे तो पहले आज का लेक्चर 1 रिवाइज करोगे, उसकी थ्योरी और फॉर्मूले सारे। उसके बाद फिर लेक्चर 2 स्टार्ट करोगे, उसका थ्योरी फार्मूला, और फिर बाकी जो क्वेश्चन बचे थे। फिर परसों लेक्चर 3 जब पढ़ोगे तो उसमें पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 फिर लेक्चर 3 रिवाइज करोगे। इस तरह से जितने ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे उतने ज़्यादा बार आप उस चैप्टर को रिवाइज करते जाओगे। और इस तरह से 5 या 10 लेक्चर में अगर कोई चैप्टर खत्म होता है तो 5 और 10 रिविजन आप कर लोगे, तो आपका वो चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित सर से पढ़ा था। क्यों? क्योंकि अगर आप मोहित सर से पढ़ते हो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनमें पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाता है। और देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ने जाओगे ना, आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको नोट्स को 100% रेडी कर लेना है, और जब आपका नोट्स रेडी हो जाए उसके बाद आपको जाके एनसीईआरटी पढ़ना है। और आप देख लो कि सर नोट्स में किधर किधर का, मतलब नोट्स आपका प्राइमरी चीज़ है जिसके बेसिस पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर आपको एनसीईआरटी बस देखनी है, आपको ऐसा नहीं कि पहले एनसीईआरटी पूरा 100% रटूंगा उसके बाद नोट्स, नहीं, नोट्स फिर एनसीईआरटी। नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर मोहित सर से मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि सर पूरा एनसीईआरटी कवर करा देते हैं, और जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कराते हैं नीट के, जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के भी आजकल कराने लगे हैं। और मैंने ओम पांडे सर को प्रेफर नहीं किया क्योंकि सर थोड़ा ना क्लास में आउट, मतलब जो टू द पॉइंट नहीं रहते थे। बाकी मोहित सर बहुत टू द पॉइंट रहते हैं, जो जितनी पढ़ाई वाली बातें होती हैं वही करते हैं, इसलिए। अब ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मैंने पंकज सर से पढ़ा था। रीज़न 2 है। पहला तो पंकज सर के नोट्स बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सिंपल करके पढ़ाते हैं, और किसी भी और टीचर से पढ़ के देखो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। मैंने भी 1-2 टीचर से ट्राई किया है, मुझे पता है ये चीज़। और दूसरा, जैसे नीट में ज़्यादातर रिएक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो रिएक्शन के लिए पंकज सर डायरेक्ट मेथड डीएम करके बताते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप तो माइक्रो सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो ऑर्गेनिक के। और ये चीज़ ना जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो तभी तो आप मैकेनिज्म वगैरह सबसे आंसर कर सकते हो, पर वही आपका 2-3 दिन जब हो गया है, 2-3 महीने चैप्टर पढ़े हुए, फिर आपको डीएम्स ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। ऑल्सो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए ये जो डायरेक्ट मेथड्स हैं ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनिक करा था। और अब इन सब में मैं बात करूँ नोट्स कैसे बनाना है, तो मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि नोट्स में आपको थियरी और फॉर्मूलेज लिखने हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं होंगे तो उसको आप उसी तरह से अगर चाहो तो नोट्स में ऐड कर सकते हो, पर चूँकि टाइम अब कम बचता है तो आप क्या करो, उसका फ़ोटो खींच लो ओकेन स्कैनर और कैम स्कैनर से। वो 10% क्वेश्चन जो नहीं होंगे उनको फिर आप रिवीजन में लेकर जाओ। तो नोट्स बनाने वाला हो गया। अब रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए क्या करो, डेली रात को आपको फिर इस केमिस्ट्री के लिए भी आपको आधा घंटा फिक्स करना है। फिजिकल, अगर फिजिकल चल रहा हो तो फिजिकल, उसमें ऑर्गेनिक चल रहा हो तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक चल रहा हो तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको टाइम फिक्स करना है। उस टाइम पे आज आपने जो भी पढ़ा था उसकी थियरी रिवाइज करनी है, और जो 10% क्वेश्चन नहीं होता उसको वापस कर लेना है। आज लेक्चर 1 करा तो कल जो आपका रिवीजन वाला टाइम होगा
उस पे आप क्या करोगे कि आज जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ करोगे, उसके बाद कल जो पढ़ा था, मान लो आज लेक्चर 1 पढ़ा, कल लेक्चर 2 पढ़ा तो उसको रिवाइज़ करोगे। फिर परसों मान लो लेक्चर 3 करा तो सबसे पहले लेक्चर 1 रिवाइज़ करोगे, फिर लेक्चर 2 रिवाइज़ करोगे, फिर लेक्चर 3 रिवाइज़ करोगे। तो इस तरह से जितने ज़्यादा लेक्चर्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा बाद आप रिवाइज़ करते जाओगे और आपका चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रिसोर्सेज सेम है फिजिक्स की तरह। सबसे पहले आपको क्लास 100% करनी है। क्लास में जो भी सर डीपीपीज वगैरह देते हैं वो सब 100% करना है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले पीवाईक्यूज करने हैं। रीजन सेम है, 50 to 60% उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि पीवाईक्यूज में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उसके बाद एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एज इट इज़ नीट में आ जाते हैं। जैसे आपने बायो में देखा होगा ना, एनसीईआरटी से कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 100% एनसीईआरटी से आता है। तो सेम चीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। उतना ज़्यादा तो एनसीईआरटी से नहीं पूछते हैं, पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है, क्योंकि वही अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल का, और फिर जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और मोस्टली सर करा देते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन क्लास में ही, पर अगर आपके टीचर नहीं कराते तो आपको अलग से जेईई मेंस के क्वेश्चन भी करने हैं। अब बायो मैंने बॉटनी विपिन सर से पढ़ा था और जूलॉजी समाप्ति मैम से। देखो अब लेक्चर्स कैसे देखने हैं, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैं चूँकि आदत नहीं थी पढ़ने की, तो मैंने 2-3 वीक तक मैंने पढ़ा था। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मैंने शुरुआत के सेल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तक मैंने सारे लेक्चर्स किए थे। और उसके बाद फिर मैंने जूलॉजी में एनिमल टिश्यू और उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक मैंने मैम के सारे लेक्चर्स किए थे। उसके बाद मैं वन शॉट पे गया जब मुझे आदत हो गई थी पढ़ने की। और देखो वन शॉट पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनका बायो स्ट्रांग होता है, और आपका अगर बायो थोड़ा वीक भी है, आप विपिन सर का वीडियो भी देख लोगे यूट्यूब पे प्रेजेंट है, उन्होंने खुद बोला है कि आप वन शॉट्स प्रेफर करो और आके मेरे नोट्स एक बार देख लो। तो यही है ना कि बायो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे आ रही है इधर, और इतना ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, आपको किसी एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा उधर का लोड, वरना आप मैनेज नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें। और बायो चूँकि आपको पता है एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उधर एनसीईआरटी उधर से थोड़ा टाइम बचा के फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाओ ना। और देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो वन शॉट्स, जैसे लेक्चर मतलब जो टाइम है ना आपका 1 से 3, उसी टाइम पे आपको बायो पढ़ना है, पर आपको वन शॉट से पढ़ना है। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर चल रहा है, उसका आप वीडियो लगाओ, वीडियो प्ले करो। और जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक खत्म किया, वो एनसीईआरटी में 1 या 2 पेज में दिया हुआ है, तो आप उस पेज को आप पढ़ लो एनसीईआरटी का। अगर लास्ट ईयर के नोट्स हैं या फिर मेडी जी हैं तो उसमें से पहले पढ़ लो, उसके जाके एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ना ही है, ऐसा न मत सोचना कि नोट्स पढ़ लिया तो एनसीईआरटी आ गया। हो सकता है आ गया, पर जब नीट होगा ना तो उसमें एक पैराग्राफ एक तरफ से दे देंगे, 5-6 एक पैराग्राफ का 5-6 लाइन दे देंगे, उसमें नोट लगा देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ इनकरेक्ट है। तो इसलिए एनसीईआरटी तो पढ़नी है, आप नोट्स करो ना करो। और किसी ने नोट्स बना नहीं रखे, मैडी जी किसी के पास है नहीं, तो आप मत बनाओ नोट्स, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी जा सकते हो। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के आप 100% सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, पर सिर्फ नोट्स पढ़ के आप कितने भी अच्छे से कर लो, आपसे नहीं होगा क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सिर्फ नोट्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। अब देखो कैसे करना है, रिवीजन के लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप एक चैप्टर को 3 या 4 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मान लो अगर आपने 1/3 चैप्टर आज पढ़ा, तो क्या करना है, तो आज 1/3 करा तो उस टाइम पे ही आपको एनसीईआरटी रीड कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो 30 मिनट्स निकाला था तीनों सब्जेक्ट्स के लिए निकाला, उस 30 मिनट्स में आज जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा था, अगर नोट्स है तो नोट्स और एनसीईआरटी दोनों रिवाइज कर लेना। नोट्स नहीं है तो नोट्स छोड़ दो, एनसीईआरटी से सारा चीज़ हो जाता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। उस एनसीईआरटी को आपको वो 30 मिनट्स में जो आज पढ़ा उसका रिवाइज करना। फिर कल जो 1/3 नेक्स्ट 1/3 पार्ट करोगे, यानी आज 30%, कल जो 30% पढ़ोगे उसका लेक्चर के टाइम पे ही आपको एनसीईआरटी पढ़ते जाना है। फिर अगेन रात को जब जाओगे तो पहले स्टार्टिंग से पहला 30%, फिर कल जो पढ़ा उसका 30% रिवाइज करना है। फिर परसों मान लो चैप्टर खत्म करते हो तो पहला 30% आज वाला, फिर कल वाला 30% और परसों वाला 30%। तो इस तरह से जितने दिन में आप 3 या 4 दिन में एक चैप्टर को खत्म करोगे तो 3 और 4 रिविजन हो जाएगा आपका इस चैप्टर का। देखो बेसिकली बायो का ऐसा है ना कि आप एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सको, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैंने एनसीईआरटी को 15 से ज़्यादा बार ही पढ़ा होगा लास्ट ईयर, और मैंने पीवाईक्यूज किए थे 3 से 4 बार। तो रिवीजन कैसे करना है मैंने बता दिया, नोट्स नहीं बनाने हैं। और उसके बाद रिसोर्सेज की बात करूं तो देखो बायो में मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी आप 15 या जितनी बार भी पढ़ सको, जितने मैक्सिमम टाइम पढ़ सको पढ़ो। और उसके बाद पीवाईक्यूज बनाओ, 2010 के बाद या 13 के बाद वाले बनाना। उससे पहले एनसीईआरटी बुक्स दूसरी हुए करती थी तो आपको बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो नहीं करने। और आपके पास पंच वगैरह और कोई दूसरा किताब हो तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया रिसोर्सेज में। अब देखो
अभी जो मैंने आपको बताया ना, इन सब में ना मैं एक कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा, पर ये सारी चीज़ें अगर आप बुक से हैं तो आप भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोला है। पर आप टारगेट बैच ले सकते हो। उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिए ये बोलने के लिए, मैंने खुद पर्सनली टारगेट बैच लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि देखो उसमें ना आपको एक जगह टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो टेक्स्ट सॉल्यूशन होता है और वीडियो नीचे में उसका वीडियो सॉल्यूशन होता है। तो आपको ना अलग से चैट जीपीटी या फिर गूगल नहीं करना पड़ता अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं मिलता। तो आप क्वेश्चन मतलब ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो ऐसे ही करना थोड़ा-सा हमारा मन नहीं करता उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। ऑलरेडी अगर आप सॉल्यूशन मिलने में इतना दिक्कत होगा तो और भी ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं टारगेट बैच यूज़ करता था, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन तो उसमें मिल जाता है क्वेश्चन, आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं, एनसीईआरटी मिल जाता है, एग्जाम्पल मिल जाता है, तो वहाँ जेईई मेंस के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उससे आप कर सकते हो। और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। ऑल्सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक ड्रॉपर हो ना, तो कुछ रूल्स थे या फिर आप बोल सकते हो मिस्टेक्स जिनको मैंने ठीक किया था रूल्स बना के, वो आपको साइड में मिल जाएगा, आप क्लिक करके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हो।